सर को याद दिलाया करिए, इसको भी चलाना होता है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। कितने एक्सपेरिमेंट अर्ली एक्सपेरिमेंट में बताए थे मैंने नंबर? कौन कौन से? पहले तुम लोग शांति बनाए रखो, मैं जिससे पूछना चाहता हूँ उसको समझ में आ गया किससे पूछना। कितने, कौन कौन से? नील। कितनी बार घर में जाके पढ़ रहे हो? ये जो मैंने पढ़ाया, ये कितनी बार घर में जाके पढ़े? रिवाइज किए हो या नहीं किए हो? कितने बार? हम्म, तेजी बोलो। नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहा बच्चा? अच्छा, काउंटिंग नहीं किए, ओके। हाँ, पर फिर भी अप्रोक्सीमेटली तो याद होता है ना। हम्म। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट? सिर्फ नोट करने आते हो क्या? हम्म। अच्छा हाँ। कितने, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट? अर्ली एक्सपेरिमेंट। अब नहीं। हाँ बच्चे, पीछे, जस्ट पीछे यार। हाँ, बोलो। आपने भी रिवीजन नहीं किया? हाँ बच्चे, रेड। बहुत बिजी रहते हो मुझे लग रहा है ऑफिस वगैरह में, तो रिवीजन का टाइम। सबसे लास्ट बच्चे, ऑफिस टाइम है। जिसको भी ऑफिस टाइम हो पहले हैंड रेज कर दो, मुझसे पूछूंगा। ऑफिस उसके साथ साथ ऑफिस की डिपेंड करता है। हाँ बच्चे, सेकंड रो, लास्ट सेकंड रो में व्हाइट इज येलो इज शर्ट जो है, आप येलो शर्ट तो आप ही पहने। हाँ, अर्ली एक्सपेरिमेंट कौन कौन से? क्या बच्चे? ईजन हाउस। देन नील, देन सीबी वन नील, एंड देन रॉबर्ट हिल, एंड देन एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट का साइंटिस्ट का नाम ना भी हो। नील ने क्या पूछ किया? तुमसे नहीं पूछा। तो बांग्ला नहीं आता है समझ जाता, हिंदी बोलो, अगर बोल सकते हो नहीं तो बेटर है इंग्लिश बोलो। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था तुम लोग। ये इसको बोलते हैं ना, दो चीजें हैं बच्चे, या तो तुम घर जाके पढ़ते नहीं, पहली चीज। और बच्चे, एक बार पढ़ने से कुछ होता नहीं, ये भी गारंटी।
मतलब नेक्स्ट लेक्चर तक 3-4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, और अगर बीच में गैप है तो पता नहीं कितनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए। दिन में 2 बार जो लेक्चर पढ़ाया जाता है, चाहे जो सब्जेक्ट, उसको कम से कम एक दिन में यहाँ से जाते जाते एक सब्जेक्ट का रिवीजन तो यहाँ से जाते जाते कर लेना चाहिए। 4 पेज है टोटल। मैं कल एक एम्स के डायरेक्टर थे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। तो वो बोल रहे थे डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट की, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर बनने की। क्या जरूरत है डॉक्टर बनने की? बच्चा कितना हार्ड वर्किंग है और कितना डिसिप्लिन में रहता है, सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन। इंटेलिजेंस बहुत, इंटेलिजेंस तो आईटी, वो जो आईटी है वहां पे पहुंच जाता है इंटेलिजेंस। रियलिटी यही है। तुम ये सोचो, सबसे पहला चॉइस क्या होता है? मैथ से बायो। हम्म। बायो। अरे, सबसे पहले चॉइस बच्चे का जनरली, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर, आप अगर बल्क में बच्चों को देखोगे तो सबसे पहला चॉइस होता है मैथ्स। तो जो क्रीम है वो पहले जाती है आईटी। इसके बाद फिर इधर उधर जाना स्टार्ट। हाँ बच्चे, नाजिया, रॉबर्ट हिल ने क्या प्रूव किया था? सर वो रेडियो एक्टिव का एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो आता है वो वाटर से आता है सर, ना कि CO2 से। नहीं, लास्ट स्टेटमेंट तुम्हारा सही है, पर पहला क्या बोले, रेडियो एक्टिव से प्रूव किया था? जी रेडियो सर। एक्टिविटी यूज किया है, आई थिंक, या तो तुमने गलत लिख दिया है। 3 साइंटिस्ट थे शायद उस दिन, मैंने नेम आई डोंट नो, शायद एक एक साइंटिस्ट का नेम मैंने बोला था। लिखाया है कि नहीं? नहीं लिखाया ना? रूबेन, कैमन, ऐसे ये साइंटिस्ट थे, बट इसके नाम जरूरत नहीं है तुम्हें। बस तुमको ये जरूरत है कि एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया है कि ऑक्सीजन का सोर्स H2O है, ना कि CO2। सिंपल सा बोलना है कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O, नॉट CO2। प्रूव्ड बाय, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक्स। ठीक है, वो तुमसे कहा नहीं जा रहा। मैं तुमको एक बात बता दूं, देखो, 2 चीजें होंगी। क्या? सिलेक्शन या तो होगा या नहीं होगा। 2 ही चीजें होनी है, कि तीसरी हो जानी है? ऐसा तो नहीं है कि त्रिशंकु वाली पोजीशन हो गई है, भेजना स्वर्ग था तो स्वर्ग वालों ने आने नहीं दिया, और पृथ्वी से भेज दिया गया तो बीच में टंगा रह गया। वैसा कुछ तो नहीं होना है ना। या तो होगा या तो नहीं होगा, तो में से एक चीज होनी है। तो दोनों के लिए भी तुमको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मस्ती में पढ़ो और जी भर के पढ़ो। जब मस्ती में पढ़ोगे तो अपने आप जी भर के पढ़ोगे। तो माइट भी चांसेस, वर्स्ट सिनेरियो में अगर एमबीबीएस ना भी बन पाए, तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको गारंटी ले रहा हूँ, मेरी बात याद रखना, कि लाइफ में बहुत अच्छा करोगे अगर मजे से पढ़ोगे। ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आगे लाइफ में, बहुत ज्यादा। जिस भी फील्ड में तुम अच्छा करोगे वहीं पे बहुत पैसा। मतलब तुम एक कोई ये चीज नहीं बोल सकते हो कि अरे इस फील्ड में पैसा नहीं। कोई भी चीज उठा लो, एक्सेल करो, तुमको वहीं पे पैसा मिलेगा। जैसे तुम जो है क्या कहते हैं, एक बीटेक किया हुआ लड़का गूगल का सीईओ बन जाता है जाके, है कि नहीं? एमबीए वगैरह कर लिया, वो बात अलग है। और एक बीटेक किया हुआ लड़के को जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाती है। दोनों सिनेरियो हैं वहीं पे। टीचिंग में देख लो, बायजूस आज की डेट पे मोर देन 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई जाके। टीचिंग एजुकेशन सेक्टर की कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर की। इंडिया की जो एक नाम दिया जाता है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, कुछ नाम देते हैं जो जो कंपनी 1 लाख करोड़ का अपना बिजनेस पार कर जाती है।
समझ रहे हो? वो भी सिंपल सा, मतलब उसका भी सिनेरियो था, वो भी बीटेक ही था। बीटेक करने के बाद फिर वो टीचिंग करने लगा। नहीं, बीटेक करने के बाद उसने एमबीए किया आईआईएम से। फिर इसके बाद उसको मजा नहीं है, वो क्या करने लगा, टीचिंग। पिताजी भी उसके ये बायजू रविंद्रन, सीईओ ऑफ बायजू। नाम पता था कि नहीं? कितने लोगों को नाम पता था बायजू रविंद्रन का? बस नाम जानते थे कि कोचिंग हो या कोई बायजू। अरे इतना तो देख लिया करो। उसका नाम है बायजू रविंद्रन, साउथ इंडियन है, मोस्ट ऑफ हैदराबाद। उसके फादर भी टीचर थे। उसने बीटेक की। बीटेक करने के बाद फिर उसको मजा नहीं आया, फिर एमबीए किया उसने आईआईएम से, आई थिंक अहमदाबाद से। फिर वो जाके यूके कुछ दिन रहा, उसको फिर से मजा नहीं आया। तो आगे टीचिंग करने लगा। एक्चुअली वो वहीं जब एमबीए करने के बाद वो यूके में था, तभी उसने थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसको लगा कि मैं तो बड़ा अच्छा कर सकता हूँ। तो 2-3 बार पैट का एग्जाम दिया, बड़ी अच्छे से स्कोर किया, मतलब टॉपर था शायद, क्या ऐसे कुछ। ठीक है। तो फिर उसने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर टीचिंग से, क्योंकि बिजनेस माइंड था ही, पढ़ तो लिया ही था वो ऐसे। तो वो उधर निकल गया। और देखो, 2-3 चीजें हैं तुमको एजुकेशन सेक्टर में जो कंपनी है, एक मतलब जो बड़े उसमें है प्लेटफॉर्म में, तो एलन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। पर बड़ी कंपनी की मैं बता रहा हूँ, एक है आपकी बायजू। ठीक है। तो बायजू क्या करता, दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेता। उसके कंपटीशन में जो कंपनी उसको दिख रही है, बहुत सारी ग्रेट लर्निंग, पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म उसने सारे एक्वायर कर रखे हैं। आकाश का भी एक्वायर कर लिया 7,300 करोड़। ठीक है। और अनअकेडमी है आपकी, अनअकेडमी टीचर टीचर उठा लेता है। उसको पता लग गया कि अच्छा टीचर है, तो वहां से टीचर उठा लेता है। तो ये चीजें हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ो बिल्कुल मस्ती में। सिलेक्शन का टारगेट रखो, क्योंकि टारगेट नहीं रखोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। बिना टारगेट पढ़ाई नहीं होती। ठीक है। चलो फिलहाल हम अपनी बकवास बंद करते हैं। मैं तो तुमको पूछ पूछ रहा था, तो तुम्हें आ नहीं रहा था, तो फिर से मुझे बकवास सुनानी पड़ी। जिस फेज से गुजर रहे हो तुम, अकेले ऐसे नहीं होगे, सिर्फ तुम ही इस फेज से गुजर रहे हो। तुम्हारी एज में जाने वाला हर स्टूडेंट, हर बच्चा इसी फेज से गुजरता है। उसको भी स्ट्रेस होता है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो उसका जो दिमाग है वो बहुत अनस्टेबल मोड पे होता है, एक्सट्रीम अनस्टेबल। क्योंकि क्या बोलते हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ हार्मोन्स हो रहा होता है अचानक से। हार्मोन्स जैसे ही 14-13 ईयर्स के होते हो, अचानक से हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, स्पेशली एंड्रोजन्स। ठीक है। और उसकी वजह से कई बार वो डिसबैलेंस करता है फिजियोलॉजी को, बॉडी के फिजियोलॉजी को। तो इस वजह से भी कई बार आता है। पर तुमको एक बात बता दूं कि जितनी एनर्जेटिक फेज ये है, जिस फेज में तुम हो, एक एक ये बोल सकते हो फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स एज, दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक फेज। इससे ज्यादा एनर्जेटिक फेज तुमको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। 25 साल डाकोगे, तुमको लगेगा कि नहीं अब एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो अपने ऊपर है फिर मेंटेन करना। बट स्टिल 18 to 25 मोस्ट एनर्जेटिक फेज। और बच्चे क्या करते हैं, इस एनर्जेटिक फेज, मतलब ये जो एनर्जी है, इसको विन करना स्टार्ट कर देते हैं गलत डायरेक्शन में जाकर। तो उससे बचो, बहुत जरूरी है। इसीलिए इंजॉय करना चाहिए, जो चीज कर रहे हो उसको एंजॉय करने की कोशिश करो। चलो ठीक है, हम आते हैं। मैं आपको बता रहा था लोकेशन की बात, मैं कर रहा था आपसे फोटोसिंथेसिस की। लोकेशन तो मैंने बोला कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ज्यादातर आपकी क्या है, लीव्स हैं। लीव्स के अंदर जाओगे तो कौन सी सेल्स हैं, ज्यादातर सेल्स आपकी मीजोफिल ही होती हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की लीफ है। ठीक है। मीजोफिल सेल के अंदर जब जाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको आप किस नाम से जानते हो। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर गए तो आपको एक और स्ट्रक्चर मिला, थाइलाकोइड। हालांकि जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में होता है। मैंने क्लोरोप्लास्ट को आपका स्ट्रक्चर बताया। और फिर मैंने ये बताया कि दो पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है, और दूसरा पार्ट कौन सा है, मैट्रिक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रोमा। ठीक है।
फिर मैंने क्या बोला कि मेम्ब्रेनस पार्ट में आपका क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, लिखा हुआ है ना सारा। मेम्ब्रेनस पार्ट में आपका लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। क्यों होता है डार्क रिएक्शन बच्चे? सर क्योंकि स्ट्रोमा में एंजाइम्स सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं डार्क रिएक्शन के, वो कहाँ पे अवेलेबल है, इन स्ट्रोमा। ठीक है, लिख सकते हो चाहे, वैसे तो आगे बताऊंगा तो मैं लिखा ही दूंगा। ठीक है, स्ट्रोमा में। अब फिर मैंने कहा कि आपका जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट में आपको इस तरह से थाइलेकोइड के स्टैक्स प्रेजेंट है, थाइलेकोइड के स्टैक्स प्रेजेंट है। इस चीज को अगर आप तब बेटर समझ पाओगे जब आप 8-10 कॉइन ले लो या 4-6 कॉइन ले लो, उनको बिल्कुल एक ही साइज के कॉइन लेना। मतलब अगर 1 रुपीज के ले रहे हो तो 1 का ही 2 का, तो उससे क्या होगा कि वो तुमको बिल्कुल स्टैक जैसा। जब आप स्टैक जैसा उस स्ट्रक्चर को अगर आप इमेजिन कर रहे हो, तो आप देखो, इमेजिन करो कि सपोज कर लो उसकी जो बॉर्डर है, उसकी जो बॉर्डर, ये मैं बना दूं इस तरह से, ये इसकी जो बॉर्डर है, एक इसका आउटर साइड होगा, इसका एक इनर साइड। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इसकी बॉर्डर है बाहर वाली, बाहर क्या है बच्चे इसके, स्ट्रोमा, और अंदर क्या है यहाँ पे, ल्यूमेन। ठीक है, तो बाहर वाली साइड को क्या नाम दे दिया, स्ट्रोमल साइड, और अंदर वाली साइड को इसको क्या नाम दे दिया, ल्यूमिनल साइड। यहां तक कोई डाउट नहीं है, स्ट्रोमल साइड एंड ल्यूमिनल साइड। बहुत ध्यान से इसको समझना। तो मैं तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा थाइलेकोइड एक सेपरेट कर लेता हूँ, थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये लो, मैंने थाइलेकोइड बड़ा बना दिया। ठीक है, अभी आप लोग मत बनाओ, अभी आप सिर्फ देखने की कोशिश करो। ये अंदर वाली बॉर्डर हो जाएगी, ये वाली बाहर वाली बॉर्डर हो जाएगी। ठीक, अंदर बचे, मैंने बोला था आपको कि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, उस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी मेम्ब्रेन में ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। और वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के ग्रुप आप पढ़ोगे यहाँ पे। हो सकता है आगे अगर कोई बच्चा हायर क्लासेस पे जाता है तो सेपरेट पढ़ेगा, कुछ और हो सकता पढ़े, पर ये आपको हर जगह मिलेगा। जब भी आप पढ़ोगे तो बिना इनके आप फोटोसिंथेसिस पास नहीं कर सकते। तो आप जो है क्या कहते हैं कि दो टाइप के ग्रुप मिलेंगे, या ग्रुप ऑफ पिगमेंट को मैं बोलूं तो ग्रुप ऑफ पिगमेंट को आप क्या बोलते हो बच्चे, फोटोसिस्टम। इसी का एक और नाम बोल सकते हो, फोटोसिस्टम और क्वांटोसिस्टम। सिंपली क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ पिगमेंट। ठीक है, एक 250 या 230 से, वैसे बच्चे ये जो मैं डेटा लिख रहा हूँ ये बहुत वेरिएबल डेटा है, बहुत वेरिएबल डेटा है, बट ये मान के चलो कि कुछ ग्रुप्स हैं पिगमेंट्स के, उनको फोटोसिस्टम या क्वांटोसोम बोलते हैं। इनका काम क्या करना है, लाइट को ट्रैप करना। तो दो तरह के फोटोसिस्टम बच्चे पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं फोटोसिस्टम 1। और बच्चे ये जो फोटो सिस्टम 1 का कॉन्सेप्ट है कि क्यों 1 बोला गया, ये दे आर मतलब इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, जो पहले डिस्कवर हुआ उसको क्या बोल दिया गया, 1 बोल दिया गया, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको क्या बोल दिया गया, 2 बोल दिया। तो दो बेसिकली पिगमेंट्स आपको मिलते हैं, PS1 एंड PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम जो 2 है बच्चे, वो ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट होता है। इधर की तरफ प्रेजेंट होता है, एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट मैंने बना दिया, दिस इज द PS2। ये क्या है, PS2। बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ा यूज होने वाला है। और जो PS1 है बच्चे, वो आपका प्रेजेंट है स्ट्रोमल से, स्ट्रोमल से। तो आपके लेवल पे, आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, ये चीज बताई गई है नहीं, मतलब ये चीज नहीं बताई गई है, पर ये समझने के लिए जरूरी है। और एक नाम दिया जाता है बच्चे, क्या, कि ये जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड में जिस स्ट्रोमल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये है एक्चुअली आपकी नॉन अप्रेस्ड साइड। और अप्रेस्ड वही मतलब बोल सकते हो, अप्रेस्ड मतलब छुपा हुआ, हिडन। ठीक है,
और इधर वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसको क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड। ये छिपा, तो आपको बाहर से सिर्फ ये दिखेगा स्ट्रोमल साइड वाला, अंदर वाला तो लेयर नहीं आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, ये है अप्रेस्ड। समझ में आई बात? बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूरा का पूरा जो लाइट रिएक्शन है इस पे बेस्ड है पूरा। जब कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बताऊंगा तब भी वो भी इसी पे बेस्ड है। तो ये आपका जो मैंने रेड से शो किया हुआ है, दिस इज द कौन सा पिगमेंट सिस्टम है, ये PS2। और ये वाला कौन सा है, PS1, अप्रेस साइड पे कौन सा प्रेजेंट है, PS2, और नॉन अप्रेस पे PS1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एक और चीज छोटी सी देख लो बच्चे, ये ल्यूमेन है, ओके, ये पिक्चर बना लेना। अभी थोड़ा सा रुकना, तो मैं बता बोल दूंगा कि अब बनाना है तो बनाना, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये पूरी की पूरी क्लोज, पूरा सिस्टम है मेम्ब्रेन का। और तुमको पता है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव, कोई डाउट? तो एक और ध्यान पे बात रखो कि ये मेम्ब्रेन प्रोटॉन के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। ये मेम्ब्रेन प्रोटॉन के लिए, एक्सेप्ट देयर आर सम साइट्स, कुछ साइट को छोड़ के ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन क्या है, इम्परमिएबल है। कुछ साइट्स हैं, कुछ साइट्स हैं इसके अंदर जिनसे प्रोटॉन क्या कर सकता है, बाहर निकल सकता है, ठीक है। और कुछ पंप लगे हुए हैं जिनसे क्या होता है, प्लास्टोक्यूनॉन इफेक्टिव पंप है वैसे। ये क्या करता है, स्ट्रोमल साइड से प्रोटॉन को लेके कहां पे डाल देता है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द प्रोटॉन चैनल। ये क्या है, प्रोटॉन चैनल। मतलब कि यहां से प्रोटॉन क्या कर सकता है, बाहर जा सकता है, एग्जिट, एंट्री मिलेगी एक्टिव, जो प्रोटॉन पंप है, एक्टिव पंप है जो है PQ, प्लास्टोक्यूनॉन वाला, ठीक है। तो इसके अलावा पूरा का पूरा जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, दिस इज द इम्परमिएबल फॉर द। अब तुमको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सुन लो, समझा तो मैं बाद में दूंगा। सुनना क्या है कि जो ATP की सिंथेसिस होती है, समझ में आ रहा है, वो होती है, आप किताबों में पढ़ोगे वो लिखा हुआ होगा कि ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ATP की सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या ये बोल सकता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रोटॉन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि हाइड्रोजन प्लस, मतलब जो प्रोटॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, और दूसरा उसकी कंसंट्रेशन। आप पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक एस्टैब्लिश करोगे, ठीक है। तो जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड क्या, उनका जो चार्ज है, मतलब चार्ज की वजह से क्या डेवलप होगा, वोल्टेज, वोल्टेज ग्रेडियंट आएगा। वोल्टेज ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब मिलते हैं तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अपने लेवल पे बस इतना ही जान लो, जब हायर लेवल पे पहुंचोगे तो कुछ और चीजें समझ में आएगी। बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जो वोल्टेज उनके चार्ज की वजह से राइज हुआ है, और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश किया गया है। तो वो जब ब्रेक करता है, और ब्रेक करने से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को यूज कर लिया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। समझ में आ रहा है, सारा काम कहाँ पे हो रहा है, लाइट रिएक्शन में अल्टीमेटली क्या होता है, TP की सिंथेसिस होती है और कुछ रिड्यूसिंग पावर बनती है, यही होता है ना। अगर तुम बच्चों ने कुछ पढ़ रखा है पीछे क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो लाइट रिएक्शन में जो उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो क्या है, ATP सिंथेसिस एंड NADP H+ का फॉर्मेशन।
ये बच्चे इसको कॉपी करो, ये प्रोटॉन चैनल है, प्रोटॉन चैनल के दो पार्ट होते हैं बच्चे, F0, ये वाला पार्ट F0 है जो कि क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ पे इस चीज को कपलिंग फैक्टर बोलते हैं, तो इसको CF0 से डिनोट करने लगते हैं और इसको डिनोट करने लगते हैं CF1 से। ये ग्लोबुलर पार्ट जो आपको दिख रहा है बच्चे, ये है एटीपी सिंथेज एंजाइम, ठीक है। तो आपके ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, आपको मैंने पहले भी शायद इसको बताया होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा, इसको आप कपलिंग फैक्टर बोल सकते हो पूरे के। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। या इसको आप ऑक्सीसोम भी बोल सकते हो बच्चे, ऑक्सीसोम इसको बेटर बेटर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में बोलते हैं, ठीक है। जिसके दो पार्ट है, प्रोटॉन चैनल प्लस एटीपी सिंथेज। ये सारी चीजें मैंने कब डिस्कस कर ली थी, जब मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। हट जाऊं? जल्दी चलाओगे तो अच्छा रहेगा। इससे पहले मुझे आपको टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स बता देना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, पहले फोटो सिस्टम कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिख दें इसी के नीचे। अभी हो गया?
आगे बढ़े। सर वहाँ सनलाइट के बाद केमिकल एनर्जी लिखा है। हाँ, केमिकल एनर्जी क्या है? ये तो लाइट एनर्जी है, ओके तो सर, ओके केमिकल सर, एनर्जी। ओके सर। सनलाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। ठीक है, एक एनर्जी है हाँ किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। अरे तुम लोग बहुत स्लो हो, बढ़ो थोड़ा सा आगे। हो गया? तो फोटो यस हाँ सिस्टम सर। के टू पार्ट्स हैं। ये जो फोटो सिस्टम आप पढ़ रहे हो, ये जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, ये आपको इसमें दो मेन पार्ट्स दिखेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक है आपका रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, ठीक है, और दूसरा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसी को हम एक और नाम देते हैं क्या? एंटीना। एंटीना, रिएक्शन सेंटर एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर एंटीना। होता है, वेरिएशन देखने को मिलेगा, हालांकि एक आध बार कभी पूछा गया किसी और एग्जाम में, नॉट इन न्यूज। तो भाई आप ध्यान देने की कोशिश करो कि जो रिएक्शन सेंटर है बच्चे, दिस विल बी ऑलवेज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर ऑलवेज कौन बनाएगा? तो ठीक है, ऑलवेज क्लोरोफिल ए, विच इज, अब ध्यान दो मेरी तरफ, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तो होगा, पर जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, और वो डिफाइंड होता है। वो क्या है? वो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है वो डिफाइंड, विच एब्जॉर्ब अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये रिएक्शन सेंटर आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बना दूं कि ये सपोज कर लो क्या है आपका रिएक्शन सेंटर, तो ये रिएक्शन सेंटर बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल होगा? क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल को मैं इस तरह से CHL से डिनोट करता हूँ, हर जगह पे ऐसे ही डिनोट होता है। ठीक है, CH, क्लोरोफिल ए। ओके, अब ये जो इसकी जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है वो हर एक ऑर्गेनिजम्स में, मतलब अगर प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्लोरोफिल भी नहीं होता, वहां पे क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, वहां पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। ओके, यहाँ जब आप हायर प्लांट्स की बात करोगे या एल्गी से बात करना स्टार्ट करोगे, तो एल्गी में भी क्लोरोफिल मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको जब मैं क्लोरोफिल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं बताऊंगा कि जो क्लोरोफिल ए है ये यूनिवर्सल, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल, हर जगह मिलेगा। इसके बाद BCDE में वेरिएशन है। तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है। ओके, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये दो हायर प्लांट्स में क्या होगा? इन या तो बच्चे हायर प्लांट मत लिखो, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में मिलेगा, बस प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन सेंटर बनते हैं। एक बनाता है क्लोरोफिल ए 680। 680 का मतलब क्या है? कि जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ये है। दूसरा, अब समझने की कोशिश करें,
कि ये जो क्लोरोफिल A680 ये अप टू 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दो रेंज है जनरली लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि आपका जो है 670 73 एक रेंज ये है, ये रेंज, और ये साथ साथ लिखेगा कि कब कहां तक, अप टू 680 नैनोमीटर। ठीक है, मेन ये वाली है, ठीक है, पर कहां तक एब्जॉर्ब कर लेगा मैक्सिमम 680 नैनोमीटर, मैक्सिमम 680 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर ये क्लोरोफिल A680 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो अगर PS2 एक्चुअली ये जो क्लोरोफिल A680 मॉलिक्यूल है ये पाया जाता है कौन से फोटो सिस्टम में, तो अगर PS2 को एक्टिवेट करना है तो आपको मैक्सिमम कितनी ज्यादा लाइट दे सकते हो, अप टू, ठीक है, तो यहां पे लिखा दूं मैं, ये एक्टिव होगा अप टू 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। यही सब बेसिक्स हैं, ये सब समझ गए तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। ये जो क्लोरोफिल A700 है ये पाया जाता है फोटो सिस्टम PS1 में। ओके, और ये एक्टिव होता है अप टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? ये 700 नैनोमीटर तक की इसको लाइट दोगे तो ये क्या रहेगा, एक्टिव। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो आपका कहां तक एक्टिव रहेगा, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। विजिबल रेंज वाला जो स्पेक्ट्रा बताया था मैंने, कितना बताया है, 760 क्या है बच्चे, वो एक्चुअली 700 है। मेन इधर उधर थोड़ा बहुत जाता है, उसमें वो इंफ्रारेड का पार्ट आ जाता है, और जो पहले है 390 वो एक्चुअली 400 है, उससे पहले वो कौन सा आ जाता है, यूवी वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब इफेक्ट होता है उसका पूरा पूरा। तो इसी वजह से ये जो 680 नैनोमीटर है 700, जैसे ये मैं यहाँ पे बना दूं इस तरह से दोबारा से, और ये मैं इसको विजिबल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे रेड रीजन होगा, लास्ट वाला रीजन बच्चे कौन सा होगा, रेड रीजन। तो इसी में आ जाते हैं रेड एंड फार रेड, रेड एंड फार रेड, मतलब 680 नैनोमीटर तक आपका रेड होगा और उसके आगे क्या होगा, फार रेड। तो ये रेड एंड फार रेड का कॉन्सेप्ट आप आगे उसमें भी पढ़ोगे फाइटोक्रोम में। ठीक है, फाइटोक्रोम भी क्या है, एक पिगमेंट, ठीक है, जो किसमें हेल्प करता है, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। क्यों थे, हाँ फोटोपेरिडिज्म वही है, फ्लावरिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर ऑलवेज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का बना हुआ होगा, और वो भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मतलब साइंटिस्ट, जो अगर बात करो आप हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, तो वहां पे हायर प्लांट में आपको दो टाइप के फोटो सिस्टम मिल रहे हैं। ठीक है, एक में जहां पे PS2 है, जहां पे रिएक्शन सेंटर किसका बना हुआ है, क्लोरोफिल A680 मॉलिक्यूल का, और दूसरा PS1 है जहां पे रिएक्शन सेंटर किसका बना हुआ है, क्लोरोफिल A700 मॉलिक्यूल का। कोई डाउट? ठीक, अब आते हैं दूसरे, इसको मैं इरेज करूंगा, अगर कॉपी हो गया हो तो बताओ। नहीं हुआ, हो गया। चलो आते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देखो नाम से ही उसके पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ, इसी में एरो बना के लिखना, इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। इन तीनों से मिलकर बना होता, कंफ्यूज मत होना,
अरे कि आपने बोला है कि क्लोरोफिल ए यहाँ पे है, फिर वहां पे भी क्लोरोफिल लिख दिया, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ है। ये क्या है? स्पेसिफिक वेवलेंथ है। इसीलिए मैंने लिखा था क्लोरोफिल ए 680 एंड क्लोरोफिल ए 700। बिल्कुल डिनोट कर रहा है कि ये स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला जो क्लोरोफिल है मॉलिक्यूल है वो सिर्फ किस तरह बिहेव करेगा? रिएक्शन सेंटर। बाकी जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन। इनका काम क्या है? हार्वेस्टिंग ऑफ सनलाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। दिमागदार होगे तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही मैं बात करता हूं सनलाइट, ठीक है, जैसे ही मैं सनलाइट की बात करता हूं तो अगर विजिबल भी कंसीडर कर रहे हो तो इतना, ठीक है, 399, ठीक है, मतलब कि ये एक रेंज है, ये पूरा का पूरा क्या है? रेंज सनलाइट में। ये कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, कैसी लाइट है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। दैट मीन्स कि अगर इसको एब्जॉर्ब करना है तो ढेर सारे पिगमेंट्स चाहिए जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तुम देखो फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारा रिएक्शन सेंटर। ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। वो ऐसा कुछ होता है जैसे एक बॉल है, एक पूरा बॉल है, उसका जो कोर, या इस तरह से मैं बना दूं, स्फेरिकल एज्यूम करो, ये कोर है, और कोर के चारों तरफ जो है क्या कहते हैं? क्या है? एक और लेयर है जो उसको घेर रही है। जैसे अगर आप अर्थ एज्यूम करते हो तो अर्थ में एक कोर है, बाकी का ऊपर की तरफ क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, तो वैसा कुछ। तो ये जो कोर है दैट इज द रिएक्शन सेंटर। इसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल किसका? ए का। ठीक है, और इसके चारों तरफ ढेर सारे और पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो वो क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर एंटीना मॉलिक्यूल। उनका काम क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को हार्वेस्ट करना या एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी एनर्जी को क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे, और उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे अल्टीमेटली कहां पे? रिएक्शन सेंटर पे। अब तुम सोचो, यहां पे मैंने बोला कि दिस इज द रिएक्शन सेंटर, में स्टार्ट में डिनोट कर रहा हूं आरसी से। ओके, इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, रिप्रेजेंटेटिव मुझे बनाना है यहाँ पे, तो इसके बाहर की तरफ आपको लेयर्स दिखेगी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। मैं बनाना मुझे पूरा चाहिए पर मैं बना पूरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स का लेयर्स दिखेगा, एक लेयर नहीं दिखेगा, कई लेयर दिखेगा, बट मैं बना सिर्फ एक लेयर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको एक और लेयर दिखेगी क्लोरोफिल बी का, और फिर इसके चारों तरफ एक और लेयर दिखेगी कैरोटीनॉइड। इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, आपको पता चल गया कि ये रिएक्शन सेंटर है, और ये क्या है बच्चे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिला के क्या बनाता है? फोटो सिस्टम। अब शायद आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब समझने के लिए, ये आपका रिएक्शन सेंटर है, इसके बाहर की तरफ एक लेयर आपकी क्या है? अलग कलर दे देता हूं, इसके बाहर की तरफ एक लेयर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की प्रेजेंट है, फिर आपका क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है, और फिर आपका कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ पिगमेंट इकट्ठे हो जाते हैं जो लाइट के ट्रैप करने का काम करते हैं, फोटो केमिकल एनर्जी, फोटो एनर्जी को फोटो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करने की जो प्रोसेस है उसमें क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। ये वाला जो है, इसको मैंने पहले ही बताया कि दिस इज रिएक्शन सेंटर। इमेजिनेशन क्लियर? अब एक और चीज देखो इसको, और इस फोटो सिस्टम को एक और तरह से इमेजिन करो। आप घर पे कीप देखे होंगे,
लिक्विड को जब किसी बॉटल वगैरह में भरना होता तो देखें कुछ कीप बोलते हैं ना उसको, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, वो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसको मैं उल्टा बना रहा हूँ बच्चे, फनल, ठीक है, फनल से। यहाँ पे आपका बैठा है बच्चे क्या, रिएक्शन सेंटर, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर कर सकता है। और ये जो है, ये पूरा का पूरा ये जो है यहाँ पे, ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तब तुमको समझ में आ रहा है कि सनलाइट में इतनी वेवलेंथ है, उन सबको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर एक स्पेसिफिक को ही एब्जॉर्ब करने लगे तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी लाइट को क्या करें, कैप्चर करें। तुमको पता है, तुमने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है, आपको पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को, किसी बेसिकली एटम को एनर्जी ज्यादा दे दिया जाए तो उसके बाहर के जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा है वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सेम कॉन्सेप्ट। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को याद करो तुम, कि वहां पे क्या है कि अगर सनलाइट की जो एनर्जी है, जो फोटॉन के पास एनर्जी है, वो एनर्जी स्पेसिफिक किसी उसमें मेटल पे जाए तो मेटल का जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के, उसी से क्या स्टार्ट होता है वहां पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या करंट जो भी है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी अगर वो जो फोटॉन की एनर्जी है, उसको, उसकी एनर्जी को इस यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर बैठा है इसको एक्साइट करना, एक्साइट करने का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है। उसके लिए क्या चाहिए, ढेर सारी, एक फोटॉन से तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करेगा कि ढेर सारे फोटॉन की जो एनर्जी है वो यहाँ से ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचेगी सारी एनर्जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के पास, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास में, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ के, एंड देन स्पेसिफिक वेवलेंथ, ये सारी एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचेगी, बहुत सारी एनर्जी हो जाएगी तो संभाल नहीं पाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, बाहर छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। और वही इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। जो लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें दो ही प्रोसेस होती है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा एटीपी की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को आप नाम इसी नाम से पढ़ते हो, और जो सिंथेसिस ऑफ एटीपी है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट विल बी नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो दो ही प्रोसेस तो पढ़ते हो, फोटोफॉस्फोरिलेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और वो सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। वहाँ कुछ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं, कुछ ग्रुप ऑफ बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व है, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट पे। विदाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फोटो सिस्टम है बच्चे, जिसमें रिएक्शन सेंटर है और आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। चलो अब हम वो मैंने लिखा दिया बच्चे कि PS1 एंड PS2 लिखा दिया ना, कि दो टाइप के हैं, नहीं लिखाया अलग से, यहाँ पे लिखाया, पर फिर भी लिख लो एक जगह पे बच्चे, लिख लो नहीं तो फिर हाँ। कहाँ पे सो रहे थे क्या, ये क्या मैंने बताया, कहाँ स्पेसिफिक पे काम कर रहा है, मेरी बात सुनो फिर से। इसमें से हर एक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक वेवलेंथ पे काम कर रहा है, ये जितने भी पिगमेंट्स हैं सारे के सारे स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मुझे एक पार्ट में फोटो सिस्टम पे आ गया था, इसके पहले जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो मुझे समझाने, वो समझते तो आ जाता, पर फिर भी बता। इसमें से जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहा है, हर एक पिगमेंट, हर एक सेपरेट पिगमेंट, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी, सब एक स्पेसिफिक ही एब्जॉर्ब करेंगे, कैप्चर कर लिए। जैसे मैंने बोल दिया कि ये रेंज है आपका 390, ठीक है, और कोई ऐसा पिगमेंट है जो 393 नैनोमीटर पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। दूसरा एक है वो जो 394 पे कर रहा है या 394.1 पे कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसका काम क्या था, उसकी लाइट की जो एनर्जी है उसको अपने पास क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, कर लिया।
अब वो ट्रैप क्या है उसको, जब ये मॉलिक्यूल ने लाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लिया है तो वो बेसिकली ट्रांसफर करेगा अपनी एनर्जी को दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंडक्टिव रेजोनेंस। अभी मैंने नाम लिया था कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब अपनी एनर्जी को आगे की तरफ बाय इंडक्टिव रेजोनेंस क्या करेगा, ट्रांसफर करता जाएगा, ठीक है। और जब वो ट्रांसफर कर देगा तो फाइनली कहां पे पहुंच जाएगी, ये जो सारी एनर्जी है अल्टीमेटली कहां पे पहुंचेगी, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, और वो जब बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो वो क्या करेगी अपने इलेक्ट्रॉन को, तुम एक चीज और समझो, हालांकि बच्चे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम किल कर रहे हो तुम लोग। तो ये है कि ये सपोज कर लो तुम्हारा एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मैं अभी रिएक्शन सेंटर की बात नहीं, ठीक है। इसको तुमने दिया क्या, सनलाइट, इसको दिया, या यहाँ मान लो कि यहाँ सन है, यहाँ से आपकी क्या आ गई, लाइट आई, उसने कैप्चर किया। अब कैप्चर करने के बाद कई सारी प्रोसेस होती है बच्चे, हो सकता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दे, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दे, मतलब कहां से, ऑर्बिट से बाहर। तो जब ऑर्बिट से बाहर जाएगा तो इसका तो एनर्जी लेवल कम हो गया, एनर्जी कौन लेके गया, इलेक्ट्रॉन लेके गया एक्सेस एनर्जी को। अब उसके फेट हो सकते हैं, हो सकता है कि ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज कर दे, करे, ठीक है। या हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज कर दे, या हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी को किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है। तो बेटर है कि ये जो बाहर वाले एंटीना मॉलिक्यूल है ये वाले, ये करते क्या है, इंडक्टिव रेजोनेंस करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं अपने एनर्जी को। और ये जो इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने का काम है ये बेसिकली कौन करता है, रिएक्शन सेंटर, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है। एक और प्रोसेस है वो बताता हूँ, मेरे दिमाग से स्किप हो रही है सर। हाँ ठीक है, रेजोनेंस ट्रांसफर या इंडक्टिव रेजोनेंस ही बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेंस ट्रांसफर बोलते हैं उसको, या इंडक्टिव रेजोनेंस, ओके। और इसके बाद फिर एक और प्रोसेस है, वो जो ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा या जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मेन मॉलिक्यूल से, जो एटम है या मॉलिक्यूल है उससे इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इसी को बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। और चार्ज सेपरेशन तुमने फिजिक्स में मेरे से अच्छा पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ाया गया चार्ज सेपरेशन, नहीं पढ़ाया गया, मैं भी चांसेस ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो पढ़ा दिया गया यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया गया कि नहीं यार, वहां पे चार्ज सेपरेशन पढ़ाया गया होगा। चार्ज सेपरेशन कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन, ठीक है। बाहर वाली ऑर्बिट से निकल गया इलेक्ट्रॉन, वो तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो क्या कर दी, उसका नाम बोल दिया चार्ज सेपरेशन। अब वो, हाँ हाँ, तो वो बताया गया होगा। क्या है ना कि तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, तुमको सिर्फ हर चीज लिखने की आदत पड़ गई है, लिखा दो फिर ये लिखा रह जाएगा। हमको क्या है, हम 2 महीने बाद इसको याद करेंगे तो उसका 10% बस हमको याद रहेगा जो कि लिखा हुआ है, बाकी जरूरत ही नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा लिखाता हूँ, इसीलिए मेरा टाइम ज्यादा लगता है। टीचर, मतलब बहुत दिग्गज टीचर भी बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं, वो बच्चे एक वर्ड लिखते हैं पूरे जो की होता है वो लिखते हैं, निकल जाते हैं, सारी चीजें मुंह से डिलीवर कर दी, ठीक है। अब अगर तुमने तुरंत रिवीजन किया तो अच्छी बात, तुम अगर सोचो कि हफ्ते भर बाद रिवीजन करेंगे तो हफ्ते भर बाद तो वॉश आउट हो चुका है, फिर वो तुमसे पकड़ नहीं है, ठीक है, वो फिर तुमसे पकड़ नहीं आने वाला है। तो इसलिए चलो मैं आगे आता हूँ। तो हाँ, मैं बोल रहा था टाइप ऑफ फोटो सिस्टम लिख दो आप, टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, टाइप ऑफ फोटो सिस्टम में लिख दो बच्चे, एक PS1, एक लिख दो PS2,
ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट एनसीईआरटी में चूंकि लिख रखा हुआ है तो यहाँ पे लिख दो नेम ऑफ फोटो सिस्टम वर गिवन, नेम ऑफ फोटो सिस्टम वर गिवन on the basis of their discovery। जो पहले आया उसको 1 बोल दिया गया, जो बाद में आया तो PS1 के पास मैंने बता ही दिया, पर फिर से लिख लो बच्चे, इसके पास कौन सा रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है 700 नैनोमीटर का, इसके पास कौन सा रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान में रखना। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि इसमें क्लोरोफिल ए मालिक्यूल भी है, इसमें क्लोरोफिल बी मालिक्यूल भी है, इसमें कैरोटीनॉइड मालिक्यूल भी। ठीक है, और जो रिएक्शन सेंटर है वो ऑलवेज क्या होता है, एनसीईआरटी में डिटेल दिया है इसका। ठीक है, मेंशन किया हुआ उसमें कि ये चीजें पाई जाती हैं। ओके, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, तुम रुके क्यों हो, दिख नहीं रहा क्या? अच्छा लिख लिए, सोच रहा हूँ क्या हो गया। तो चलो अब बच्चे पिगमेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं। हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे बेसिकली, किसकी, फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब देखने जा रहे हैं बच्चे वहां पे क्या, तो पिगमेंट बेसिकली क्या है। सबस्टेंस, यहाँ पे ध्यान में रखना, लिख देना क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्रोमोजेनिक सबस्टेंस that have capability to absorb sunlight of specific, ध्यान रखना इसको, specific wavelength, specific wavelength, chromogenic substance that have capability to absorb sunlight of specific wavelength। आ गया ना, ये तो मैं बोल रहा था। ठीक है, कि कोई भी पिगमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब की जगह पे आप क्या कह सकते हो, ट्रैप, ट्रैप। ठीक है, एक एनसीईआरटी में और पॉइंट लिखा है उसको भी लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिगमेंट कैन बी सेपरेटेड थ्रू, कैन बी सेपरेटेड, आप इनको अलग कर सकते हो, कहाँ से, लीफ से, जहां जहां पिगमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, बाई कौन सी क्रोमेटोग्राफी, बाई पेपर क्रोमेटोग्राफी। बच्चे क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो कि क्या करती है, मॉलिक्यूल का सेपरेशन करती है। यू कैन प्यूरिफाई, यू कैन सेपरेट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका एक रेंज से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो। ठीक है, उनको आप सेपरेट कर सकते हो। तो ध्यान में ये भी रखना, ये क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्या है ये एक सेपरेशन टेक्निक है, ये एक सेपरेशन, तुमको बायोमॉलिक्यूल पढ़ा रखा है। सेपरेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हो तुम अपने लेवल पे अगर बता सको, इससे बायोमॉलिक्यूल आपका गायब हो चुका है। क्रोमेटोग्राफी है एक, और दूसरा है आपका, आपके लेवल पे बता रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन। दोनों बताइए कि नहीं? जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनको आप सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किस तरह के मॉलिक्यूल तुमको मिले थे? एक एसिड सॉल्युबल पूल मिला था, दूसरा एसिड इनसॉल्युबल पूल मिला था। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें दोनों तरह के मॉलिक्यूल हैं, इनऑर्गेनिक भी और
ऑर्गेनिक भी, तो इनऑर्गेनिक तो उस तरह से तुम सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप क्या करोगे, वहां से सेपरेट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना होगा तो क्या करोगे? हाँ? कौन सा एक्सपेरिमेंट? बताओ बताओ बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है, नई नई डिस्कवरी की है अभी तुमने, डिस्टिलेशन। अरे तुम्हारे सिलेबस में मैंने क्या बताया तुम्हें? ऑनेस्टली बताओ, होगा सिलेक्शन? नहीं होगा, सही है, कुछ लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब दिया। ऑनलाइन? ऑक्सीडाइज करो, बर्न करो उसको, बर्न करने के बाद जब जो है क्या कहते हैं, उससे सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा वहां? एलिमेंटल एनालिसिस का पार्ट है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना। जब आप सारा रिमूव कर दोगे तो बचेगा सिर्फ एस, और एस जो है क्या है, उसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा? इनऑर्गेनिक। फिर आप एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करोगे। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। सही बोल रहा हूँ ना? मुझे अपनी ब्रेन को धार दे रहा है, क्यों? मेरे से क्या हो जाएगा? सबका ब्रेन अपने ही पास रहता है। चलो आ जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत कराओ। पिगमेंट जो है क्या है कि सेपरेट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है? आ जाओ अब। हम जो पिगमेंट अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, हम कौन से पिगमेंट पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और बच्चे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हमको पढ़ना है यहाँ पे 3 टाइप्स के पिगमेंट्स। अब तक शायद तुमको पता भी चल गया होगा कौन सा। एक है बच्चे क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड। हाँ, अपने आप बोलते रहे कैरोटीनॉइड, मुझे तो वही लिखना जो है। फाइकोबायोन्स। मैंने कहा ना, तुम ना कहीं और ही रहते हो। फाइकोबायोन्स, तुमको फाइकोबायोन्स पिगमेंट नजर आता है? क्या होगा तुम्हारा, भगवान ही मालिक है। तो चलो आ जाओ बच्चे, हम क्लोरोफिल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल, दीज आर द ग्रीन पिगमेंट्स। दीज आर, ये ग्रीन पिगमेंट्स है। और ये तो आपको पता ही है कि ग्रीन पिगमेंट्स है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे? क्लोरोफिल इन यूकैरियोट्स। कहाँ पे है? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉप्स, यूकैरियोटिक। कौन कौन से हैं बच्चे? मतलब मैं अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन कौन से ऑटोट्रॉप्स हैं। आपके एल्गी भी मिल जाएगा ये, आपके प्रोटिस्टेंस में भी मिल जाएगा। कौन कौन से प्रोटिस्टेंस आपने पढ़ रखे? जुगलीना के अलावा डिनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स। लिख लेना, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ लिखूंगा डी सी। लिख लो डिनोफ्लैजिलेट्स। तुम डी सी ना लिख के छोड़ देना भाई। तो इसमें इसमें बेटर है, इतना मैं दे नहीं सकता। प्रोटिस्टा लिखो, प्रोटिस्टेंस, ठीक है? और उसमें आगे लिख लो डिनोफ्लैजिलेट्स, DINOFLA, आगे फ्लैजिलेट्स, ठीक है? डिनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स एंड जुगलिनॉइड्स। ओके, तो ये प्रोटिस्टेंस है जहां पे आपको मिलेगा क्लोरोफिल। ओके, इसके अलावा आपको बच्चे मिलेंगे कहाँ पे? ब्रायोफाइट्स में। इसके बाद आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेरिडोफाइट्स में। फिर कहाँ पे मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में।
आपको यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स में मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देख लेना, तुमको ऐसा ना लगता है कहीं कि प्रतिष्ठा में नहीं पाया जाता है, प्रतिष्ठा में भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोन्स में नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोटोजोन्स कैसे हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, तो क्लोरोफिल बच्चे आपके कई टाइप्स के, मेनी टाइप्स, मेनी टाइप्स। ठीक है, 9 टाइप्स के आसपास हैं, जिसमें से मैं कुछ लिखा देता हूं जो कि आपके काम के हैं। एक है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है क्लोरोफिल सी, फिर है क्लोरोफिल डी, एक ई भी है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी। ओके, इसके बाद आपका क्लोरेबियम है। ठीक है, बहुत सारे क्लोरोफिल्स। ठीक है, बैक्टीरियो विरिडिन है, पर मैं यहाँ पे सारे लिखाऊंगा नहीं, नहीं लिखा, सही नहीं है सिलेबस में, क्या करोगे। ठीक है, मेनी टाइप्स कभी मैंने लिखा दिया। अच्छा, ध्यान में रखना कि क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल। ये क्या है बच्चे, यूनिवर्सल। कहाँ पे बच्चे, इन यूकैरियोट्स। ये मत बोल देना कि ये प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स। नहीं बच्चे, साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है। यहाँ पे एक और मेंशन करो, यहाँ पे यूकैरियोट्स में, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में करो, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में लिख दो ऊपर साइनोबैक्टीरिया। है कि नहीं बच्चे, पढ़ा है कि नहीं। दूसरा ये देखो कि क्लोरोफिल ए प्लस बी बच्चे, क्लोरोफिल ए प्लस बी, ये एनसीईआरटी का मेंशन पॉइंट है, वो वाला भी पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट कहीं ना कहीं पे एनसीईआरटी पे मेंशन। अब देखो क्लोरो प्लस ए एंड बी ये पाए जाते हैं फाउंड इन हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स में तुम ये मान के चलोगे कि एल्गी को हटा दो, एल्गी को हटा दो, मतलब ये दोनों कैटेगरी हटा दो, तो ये सारे अभी इस समय क्या आ जाएंगे, हायर में आ जाएंगे। जनरली हायर में हम कौन कौन से कंसीडर करते हैं, जिम्नो एंड एनजीओ, पर इस समय ये सारे आ जाएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एनजीओ। क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं किसके बारे में, टोटल टोटल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में। हायर प्लांट्स पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, टोटली हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए प्लस बी आपको मिलेगा हायर प्लांट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चे, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में और जान लेते हैं कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिटेल आपके एनसीईआरटी में कहीं है नहीं है, पर मैं फास्ट बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो स्ट्रक्चर है बच्चे, एक साइंटिस्ट थे विल्स टेटर एंड टेलर, उन्होंने दिया था स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये बेसिकली, इसमें 2 पार्ट होंगे क्लोरोफिल में। कौन कौन से पार्ट होंगे बच्चे, एक होगा उसका पोरफायरिन हेड, और दूसरा होगा उसका फाइटोल टेल। ये दोनों के दोनों पार्ट, पोरफायरिन हेड के साथ फाइटोल टेल जो है ईस्ट्रिफिकेशन से जुड़ा होगा, ईस्ट्रिफिकेशन से नहीं आएगा, पूछेगा नहीं। पोरफायरिन हेड में बच्चे 4 टेट्रा, पोरफायरिन सेम चीज, पाइरॉल रिंग। तो इसको क्या बोल देते हैं, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, टेट्रा पाइरॉल रिंग। ठीक है, जिसमें जिसमें पाइरोल रिंग में बच्चे 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन होता है, 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। फाइटोल टेल बच्चे ध्यान में रखना कि ये हाइड्रोकार्बन चेन है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये हाइड्रोफिलिक होगी कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन का बना है, दैट मींस कि हाइड्रो, और चीजें याद रखना, ये बता दिया। अब देखो थोड़ा सा, ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, टैडपोल देखा है ना, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो
बना पाऊँ तो इतनी छोटी सी जगह। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है पायरॉल रंग का। ये मीथेन ब्रिज है। ये क्या है? मीथेन ब्रिज। आप केमिस्ट्री में क्या किस तरह से लिखते हो मीथेन ब्रिज को बच्चे? ये सारे के साथ मतलब पायरॉल रिंग आपस में किससे कनेक्टेड है? मीथेन ब्रिज से। लेबलिंग करेंगे कार्बन की तो इस तरह से करते हैं। हाँ, कहाँ भी ये हाँ होता है। क्या करोगे इसका जान के? दिमाग ज्यादा मत लड़ाओ। सही बोल रहे हो पर मुझे मतलब नहीं। तो ये बच्चे 1 2 ठीक है। ये जो 7th कार्बन है ये वाला, इससे निकलेगा क्या? और ये जो मेन चीज है वो ये है कि ये बच्चे अनआयनाइज्ड या एलिमेंटल फॉर्म में करते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में कैसा है? एलिमेंटल फॉर्म, अनआयनाइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हो tadpole like ये tadpole। 4 5 फाइटॉल टेप। आगे आ जाओ बच्चे फटाफट। इसमें तुम बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट ये याद रखना बच्चे, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये याद रखना इसमें कि 4 फायर हेड प्रेजेंट है, फाइटॉल टेल प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम कैसा है? एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। बच्चे ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट नहीं है, दिस इज लिपिड सॉल्युबल, या ये भी बोल सकते हो क्या? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इतना तुम दिमाग में लगा सकते हो क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो नहीं क्रॉस कर पाता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि थाइलेक्वाइड है ये, थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है बच्चे वो कैसी होती है? लिपिड सॉल्युबल। तो इसमें बेसिकली ये लिपिड के साथ अटैच हो जाता है। इसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो किसके साथ अटैच हो जाएगी? लिपिड के साथ। ठीक है, तो आप बस दिमाग में रखना कि जो इसका फाइटॉल टेल है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? लिपिड के साथ कनेक्टेड होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये हो गया प्रिकर्सर फॉर। वैसे नहीं पूछेगा बच्चे, में ज्यादा बता रहा हूँ, जरूरत नहीं। सक्सेनाइल को एंजाइम ए
वो एंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन, ये इससे मिलके बनता है सक्सिनाइल को एंजाइम में। बताओ सक्सिनिक एसिड कहाँ प्रोड्यूस होता है? क्रेब साइकिल में। ग्लाइसिन के साथ मिलके क्या बनाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये बच्चे हो गया आपका क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैंने जितनी चीजें बतानी थी बता दी। ठीक है, ए प्लस बी बहुत याद रखना, स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बच्चे कैरोटीनॉइड। पहले मैंने बताया था कि ग्रीन पिगमेंट है, मतलब क्या होता है? नहीं मतलब पता ग्रीन पिगमेंट कि ग्रीन को छोड़ के बाकी सारा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ग्रीन को छोड़ के रिफ्लेक्ट जो करेगा वही तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड बच्चे ये भी आपका कैसा है? लिपिड सॉल्युबल। ये भी पिगमेंट बच्चे कैसा है? लिपिड सॉल्युबल है। कलर की बात करें तो ग्रीन को छोड़ के सारे कलर का दिखेगा। ठीक है, इट में भी ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर का हो सकता है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, किसी भी कलर का। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन नहीं होगा ये किसी भी हालत में, क्योंकि ग्रीन होगा तो कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी कलर का होगा आपका, चाहे एनी कलर का, मतलब रेड, ब्राउन, ऑरेंज, और कौन कौन से बताए थे अभी, जो भी कलर आपको समझ में है एक्सेट्रा। ठीक है, वो आपका होगा। तो कैरोटीनॉइड बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। आपको पता है कि ये लाइट एब्जॉर्प्शन तो करता ही करता है, मतलब ये पार्ट किसका है आपके फोटो सिस्टम में? किसका पार्ट बनाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को LHC भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या? LHC शॉर्ट में। ठीक है, तो हैव कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, एंड इस तरह से बोल सकते हो फॉर्म पार्ट ऑफ किसका? LHC का। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट बना रहा है। इसके अलावा इसके बड़े काम। ठीक है, इसके अलावा इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। बच्चे एक चीज बताऊं, आपने फ्रूट्स देखा राइपेंड? ठीक है, तो राइपेंड फ्रूट्स जब आप देखोगे तो उसका कलर ऑलमोस्ट कैसा होता है? येलोइश। फ्लावर का कलर देखा, वो भी अपना बढ़िया इंटरेस्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो फ्रूट्स को और फ्लावर्स को जो कलर मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट नोन एज एंथोसायनिन व्हिच इज प्रेजेंट इन वेक्यूलर सैप। मैंने एंथोसायनिन के बारे में लिखा रखा है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, वेक्यूलर सैप में पाया जाता है, और ये एनसीईआरटी उसमें एग्जाम में आपके पूछा गया है एंथोसायनिन के बारे में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो किसको, फ्लावर को या फ्रूट्स को जो कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर सॉल्युबल एंथोसायनिन पिगमेंट। ओके, बट समटाइम्स कैरोटीनॉइड भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट आल्सो प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड। अच्छा, अगर आप कभी बाहर निकलते हो और ऑब्जर्व करो कि लीफ का कलर कुछ चेंज हुआ है, कई बार आप देखते होगे कि आपको रेडिश टाइप की लीफ नजर आती है, तो लीफ में कहीं पे भी ग्रीन को छोड़ के और कोई कलर नजर आएगा तो वो किसके, वो जो है किसकी वजह से है? दैट इज बिकॉज ऑफ द, सोचना ही नहीं, अगर लीफ ग्रीन कलर की नहीं है तो चाहे जिस भी कलर की हो, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अच्छा, ये फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है, फ्लावर्स को दिस पिगमेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि दिस पिगमेंट इज, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पिगमेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर पॉलिनेशन, उसमें एंथोसायनिन का ऑप्शन नहीं रखा गया। ठीक है, तो अगर एंथोसायनिन नहीं है तो फिर कौन सा होगा? ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि हेल्प इन पॉलिनेशन।
ये किसमें हेल्प करता है? पॉलिनेशन में हेल्प करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्ट द फोटो सिस्टम या पिगमेंट, प्रोटेक्ट द फोटो सिस्टम या फोटोसिंथेटिक मशीनरी, फोटो सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज। जब मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे एक प्रोसेस बताऊंगा, फोटो इनहिबिशन, फोटो इनहिबिशन, ठीक है। तो वहां पे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान में रखना कि फोटो सिस्टम को ऑक्सीडेटिव डैमेज से कौन बचाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम। कैरोटीनॉइड इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फोटो सिस्टम फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज और फोटो इनहिबिशन। आप लिख सकते हो इसके आगे, फोटो इनहिबिशन। बाकी ये मैंने बता ही दिया कि ये लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है, किसी भी कलर का हो सकता है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड आपको जनरली दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगे बच्चे कैरोटीनॉइड के अंदर, मतलब दो टाइप के पिगमेंट कैरोटीनॉइड में दिखेंगे। बायोमॉलिक्यूल में भी थोड़ा बहुत मैंने इसको पढ़ाया होगा, पढ़ाया कि नहीं? किसका बना हुआ होता है कैरोटीनॉइड? दिस इज द पॉलीमर ऑफ, किससे कहूँ क्या? क्या गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। आइसोप्रीन यूनिट का बना हुआ बच्चे, दिस इज द स्टेरॉइड, you can say derived lipid. Retinoid is the derived lipid. Derived lipid. अच्छा, स्टेरॉइड मैंने गलत बोल दिया था, derived lipid, ठीक है। स्टेरॉइड इज द टाइप ऑफ derived, ओके। तो दो हैं बच्चे इसमें, एक है कैरोटीन और दूसरा है जैंथोफिल। नोट कर लो बेटा, नोट करने से कुछ ना होने वाला है अकेले, जब तक घर में बैठ के पढ़ोगे नहीं। C40H56 is carotene and C40H56O2. That's why xanthophyll is also known as oxygen containing carotenoid. Oxygen containing carotenoid है xanthophyll, okay. The gamma no, beta carotene. There are three types of carotene: alpha, beta, and gamma. Beta carotene is most popular, बहुत popular. Carotenoid is also found in human. The corpus luteum in females. वो xanthophyll में C40 और क्या लिखा है सर? H56O2। मुझे तो लगा तुम आंसर बताने लगी, क्या बात है। हाँ, कि आंसर बता दिया मेरे क्वेश्चन का। C40H56O2 बहुत ऊपर लिख दिया है, ऐसे ही ना लिख डालो तुम, कोई भरोसा है? ये तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये रेशियो ले रहे हो। मच्छी का स्थान है, मच्छी का। तो बच्चे जो टमाटर का कलर है, टोमेटो का, जो मिर्च का कलर है रेड वाला, रेड वाला नॉट ग्रीन वाला, ठीक है, रेड कलर। कैरेट का जो कलर है, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द और क्या हुआ, ऑक्सीजन एवोल्यूशन में भी हेल्प करता, पर इतना सब बताऊंगा नहीं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन एवोल्यूशन में कैसे हेल्प करता है, ऑक्सीजन बनता है नेसेंट, नेसेंट का मतलब सिर्फ ओ, अंडा, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में, और उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, कैरोटीनॉइड। Phycobilins. Third pigment is phycobilins, and one of the important thing that is that this is water soluble
pigment. Okay, and the phycobilins found in कहाँ पे मिलेगा बच्चे, फटाफट बताओ. ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी. कोई डाउट है क्या? यहाँ पे पाया जाता है बच्चे क्या, आर एंड सी फाइकोट्रिन, सी फाइको. तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि these pigments will absorb UV light and that's why red algae is present deep sea. क्वेश्चन एक बार पूछा गया, एनसीईआरटी में भी इसका डिटेल दिया है कि सबसे ज्यादा गहराई में सी में कौन से एल्गी मिलते हैं. सबसे ऊपर मिलेंगे, बीच में, नीचे. ठीक है, तो ये आर फाइकोरेक्टिन एंड सी. Trichodesmium is a red algae, red algae, which cause red bloom in Red Sea. सब रेड ही रेड है. आगे बढ़ते हैं. ये मैंने जितना मुझे लग रहा है कि बताना था बता दिया. और भी कई टाइप के हैं बच्चे. फाइकोरेक्टिन, एक येलो फाइकोसाइनिन है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है बच्चे. ये है क्या, पर पूछेगा नहीं है, मत याद करो. मैंने अब लिख दिया तो लिख दिया, पूछेगा नहीं. येलो फाइकोसाइनिन, बस ये याद रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्या पाया जाता है, फाइकोसाइनिन. वैसे तो बताने के लिए बच्चे बहुत सारा है. तो तुमको पता है कि रेड एल्गी में तो खैर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, बट जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेंगे. पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया में बच्चे बताओ मुझे, इसमें जो फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस है या फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम लेमली यार, लेमली क्या बोले, लेमली याद रखना. लेमली कुछ नहीं होता है. थैलेकॉइड को ही वहां पे क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा लेमली से समझ लो, स्ट्रोमा लेमली. ठीक है, जबकि जो बैक्टीरिया है वहां पे स्ट्रक्चर पाया जाता है क्रोमेटोफोर. ये फाइकोबिलेंस थैलेकॉइड्स के साथ अटैच होते हैं. तो जिस चीज से अटैच होते हैं वो होती है प्रोटीन. हंसो मत, गुस्सा आता है बहुत तेजी हंसने में. ठीक है, जिस स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होते हैं, बेसिकली वो प्रोटीन होता है. तो इसी वजह से कई बार फाइकोबिलेंस को बिली प्रोटीन्स भी बोल देते हैं, या पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बिलीसोम्स बोल देते हैं, फाइकोबिलीसोम्स. मैं कह के निकल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है और पूछेगा भी नहीं. हाँ, कई बार आप मॉड्यूल सॉल्व करते हैं तो फिर कहोगे कि ये क्या है भाई. तो जो फाइकोबिलेंस है, फाइकोबिलेंस बेसिकली जिस प्रोटीन से अटैच होते हैं उसको बोलते हैं बिली प्रोटीन्स, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फाइकोबिलीसोम्स. ठीक है, दैट इज ऑल. नहीं बताऊंगा. अब बच्चे एक और नोट डाल लो, आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट मेंशन है कि मैं बात कर रहा हूँ फोटोसिंथेटिक इसकी पिगमेंट्स. तो बच्चे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में दो टाइप का क्लासिफाई कर सकते हो. एक को बोलोगे प्राइमरी पिगमेंट और दूसरे को बोलोगे एसेसरी पिगमेंट. तो बच्चे प्राइमरी पिगमेंट में ऑलवेज सिर्फ क्या होगा,
क्लोरोफिल ए, और जो एसेसरी पिगमेंट है उसमें आपके बाकी के आ जाएंगे, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो इसको याद रखना बच्चे, ठीक है। प्राइमरी पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा बच्चे? टाइम मुझे बता दो पहले, टाइम बताओ। तो पहले हम करेंगे अपना काम, फिर बताएंगे टाइम। सर 12:15। क्लास मेरी कितने समय तक है? 12:30 है ना? हाँ, मुझे लगा खत्म हो गया क्या। 4-6 मिनट 8 मिनट तो ऐसे ही सीख रहे हैं। आगे आ जाओ। स्पेक्ट्रा। पहले डिफिनेशन लिख लो कि है क्या। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ absorption of light, the sunlight of absorption of different wavelength of sunlight, different wavelength of sunlight by a single pigment. गड़बड़ हो रहा है। हाँ सही है, वही सिंगल। और इधर क्या है बच्चे? लैम्डा, मतलब ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपका होगा 0, फिर आपका होगा 400 600 डायरेक्ट कर दूंगा, 300 400 600 कर दूंगा। हेलो, हाँ जी। हाँ भैया, आपने पहले सुबह में इन्फॉर्म नहीं किया, मैं लेके नहीं आया हूँ, ये ऑफिस है। दिस इज ऑफिस एक्चुअली, एंड मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया कि यू हैव टू कम अगेन, यू हैव टू कम अगेन। ओके, you will send some other person. Okay, okay. Hello.
ओके, आई थिंक मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से रिक्वेस्ट। हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं ऑफिस में हूँ और मैं पार्सल घर से लेके नहीं आया। हेलो, आवाज आ रही थी मेरी? यस। Yes, sir. हाँ सर। क्या बता रहा था? चलो, मैं बता रहा था आपको कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मैंने बोला कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ जो सनलाइट है उसको एक सिंगल पिगमेंट किस तरह से एग्जर्ट करता है। तो जब भी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, एक चीज दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना, क्या कि हम एक पिगमेंट की बात करें, ठीक है, एक पिगमेंट। तो वो बेसिकली एक सिंगल पिगमेंट किस तरह से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो आप ड्रॉ करेंगे। अब इसका रेंज है 400, 500, 600 लेता हूँ, तो यहाँ पे जीरो नहीं रखेंगे, यहाँ पे फिर 400 रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, और ये हम यहाँ तक बना लेते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको 600 है, कितना बचे 700 है सर, मुझे एक मिनट। हाँ, 700 तक ले जाए तो 5, 7। अगर आप क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं, आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरह बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बना पाऊंगा, बट आपको ये समझ में आना आना चाहिए कि कुछ वेवलेंथ है जहाँ पे एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा पीक आएगा वहां पे, ठीक है। ये पीक वहां पे आएगा जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्योंकि मैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, तो ये बेसिकली ब्लू रीजन है, और ये वाला रीजन जो है, तो एब्जॉर्प्शन बच्चे ऑलवेज ब्लू एंड रेड होगा, मतलब ब्लू में मैक्सिमम होगा और रेड में उससे नॉट मिनिमम, ठीक है,
ठीक है, मिनिमम नहीं होगा, मतलब ब्लू में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद तो तब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या बोलोगे, ब्लू एंड, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंट। अब इसमें आप क्लोरोफिल बी का करोगे तो बच्चे क्लोरोफिल बी थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है। क्लोरोफिल बी का जो कलर आता है वो ओलिव ग्रीन आता है, जबकि क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है, डार्क ग्रीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डार्क ग्रीन और ओलिव ग्रीन में डिफरेंस समझ रहे हो? कभी भी आप जाओगे रास्ते में तो देखना लीफ दो टाइप के दिखेंगे, कई टाइप की वैसे लीफ दिख जाती हैं, एक बिल्कुल डार्क ग्रीन होती है और कई बार क्या है ग्रीन जो लीफ का कलर है वो थोड़ा ओलिव हो जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, ठीक है, कौन से पिगमेंट। अगर बहुत डार्क ग्रीन है दैट मींस कि क्लोरोफिल ए है वो। ओके, अब बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा का। तो ध्यान में रखना कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल पिगमेंट। जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हो तो एक पिगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक्शन स्पेक्ट्रा हम देखने जा रहे हैं। इसको मैंने पिछले दिन जब डिफाइन किया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को, तो मैंने बोला था कि अगर हम किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो अब उस प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक पर्टिकुलर पिगमेंट की बात करेंगे, और वो जो बेसिकली एफिशिएंसी है किसकी, एब्जॉर्प्शन की। तो वहां पे एफिशिएंसी मैंने बोला था कि एफिशिएंसी डिफरेंट वेवलेंथ में जो एब्जॉर्प्शन की है उसको आप बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब मैं बोलने जा रहा हूं एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा, तो जो बच्चे एक्शन स्पेक्ट्रा है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ, क्योंकि हम किसके टर्म में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Representation of rate of photosynthesis with different wavelength of क्या, और बच्चे हम किससे जनरली अगर छोटे पैमाने पर बोले एक्शन स्पेक्ट्रा को जब हम रेट मेजर करते हैं तो वो किससे करते हैं, रेट एक्शन स्पेक्ट्रा measured by rate of, बताओ, एवोल्यूशन ऑफ या रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चे, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि एक्शन स्पेक्ट्रा को आप कैसे मेजर करोगे, या एक्शन स्पेक्ट्रा मत बोलो, सीधे सीधे बोलो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर करोगे। ये भी लिख सकते हो, इन ब्रैकेट लिखो बच्चे यहाँ पे, रेट ऑफ, स्टार्ट में लिखता हूँ पीएस। अब इसको फोटो सिस्टम में समझ लेना थोड़ी देर की, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मेजर्ड बाय रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ या रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको ड्रॉ करोगे बच्चे, एक तरफ हमारे पास क्या है, लैम्डा है, दूसरी तरफ हमारे तरफ क्या है बच्चे, रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे यहाँ पे भी आप चलो 400, 500, 600, 700, ठीक है। इस तरह से इसको थोड़ा और ऊपर करो। अब देखो ये आपको कुछ आएगा, किसका एक्शन स्पेक्ट्रा है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे, और प्रोसेस कौन सी है,
इसको मैं क्यों बता रहा हूँ इतना? इस बच्चे ने एक दिन मुझसे क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? भूल गए तुम खुद ही? पूछा था कि एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, या ये बोलो कि एब्जॉर्प्शन तुम्हारा ब्लू एंड रेड में होता है। ब्लू में पीक है, रेड में, ठीक है, कम है। जबकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब आप मेजर करते हो तो उसकी पीक कहाँ पे आती है? एक्शन स्पेक्ट्रा कहाँ पे होगा? रेड एंड, मतलब मैक्सिमम जो रेट है वो कहाँ पे होगी? रेड लाइट में होगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम विल बी इन रेड लाइट। और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? ब्लू में। तो ऐसा कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया कि बच्चे ये एक पिगमेंट का है और ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ढेरों पिगमेंट। ये जो आपका है ये वाला रीजन, ये कैरोटीनॉइड का है। ये किसका है? कैरोटीनॉइड्स का। नहीं तो कायदे से, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा, इसको तो और नीचे लाना चाहिए, तो वो तो मैंने जैसा बन गया वैसा बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये वाला रीजन कैरोटीनॉइड है। तो बहुत ढेर सारे पिगमेंट्स हैं और सबकी अपनी इफिशियंसी है। तो रेड लाइट में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम है, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन अगर पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए या बी, और क्लोरोफिल बी का भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। एनसीईआरटी में बच्चे दिया है, तुम्हारा काम है ये, तुम्हारा काम क्या? एनसीईआरटी में इस पिक्चर को ढंग से करना। ये वाला क्लोरोफिल ए का है और ये वाला क्लोरोफिल बी का। वहां पे कैरोटीनॉइड का भी दिया हुआ है, ठीक है। और वहां पे साथ में एक्शन स्पेक्ट्रा, दो पिक्चर बने हैं। ठीक से देखो, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, ये देखो तीन पिक्चर बने हैं बेसिकली। ये वाला आपका, इसमें तीनों का अभी आपसे क्या कह सकता है कि क्लोरोफिल ए बी सी को ए बी सी कह दे और पूछे कि बताओ कौन सा एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का है, कौन सा बी का है, कौन सा सी का है। तो कैरोटीनॉइड वाला पहचानना तो बहुत आसान है बच्चे, ठीक है। कैरोटीनॉइड को जो पहचानना है वो बहुत आसान है। यहाँ पे देखो दो पीक आ रही है कैरोटीनॉइड में, येलो कलर से दिखा हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो है वो मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ? मैंने भी सेंड किया हुआ ना, ठीक। अरे इतना मैं नहीं बना पाऊंगा, बोर्ड पे बना रहा हूँ, कोई कर रहा हूँ मैं इसको। चलो मैं कैरोटीनॉइड वाला भी बच्चे बना देता हूँ। यहाँ पे कौन सा कलर यूज कर लूँ? कुछ ऐसे होगा बच्चे। तो ये आपका कैरोटीनॉइड का हो गया। ये पूछा नहीं गया बच्चे अभी तक, तो ध्यान में रखना। आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। और साथ में फिर आपको एक एक्शन स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रा में लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट मींस कि ये एक्शन स्पेक्ट्रा को बता रहा, लिखा है मेजर्ड बाय O2 रिलीज। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करते हैं? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा वाज गिवन बाय, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा वाज गिवन बाय, TW हाँ Engelmann. तुमने दिया था पिछले जन्म में। किसने दिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? एंगलमैन ने। अच्छा वो अब आ गया याद? घर जाके कितनी बार रिवीजन किया है? झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए। और ये यहाँ पे देखो, इसको इसको बताया हुआ है, जो एक्शन स्पेक्ट्रा है क्लोरोफिल ए एंड बी का और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, दे आर 1-to-1 ओवरलैप। गलत बोल गया, दे आर अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप, ठीक है। 1-to-1 का मतलब होता है बिल्कुल टाइट, ठीक है, नॉट टाइट, अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप करेंगे। तो ध्यान में रखना, इस पॉइंट को भी लिख लो कि जो रेट ऑफ, सॉरी रेट ऑफ लिख रहा हूँ, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इस तरह से लिखो बच्चे, एक्शन स्पेक्ट्रा। तो ये मुझे लिखाने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी क्या?
क्या कि एक्शन स्पेक्ट्रा किस चीज के लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। मैं अगर बोल रहा हूँ कि एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब है पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व है, और फिर मैं लिख रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल, नॉट क्लोरोफिल, ए एंड बी दोनों, ठीक है, या ए भी लिख सकते हो, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली, क्या है ये बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन है ऑलमोस्ट, है कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप्ड। सुपर इम्पोज का मतलब भी हो जाता है टाइट ओवरलैपिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप। अब ये अप्रोक्सीमेट क्यों है, इसका रीजन मैं अभी अभी दे चुका हूँ। क्या देयर आर सो मेनी अदर पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सुपर इम्पोज लिखा हुआ है, नहीं सुपर इम्पोज नहीं लिख सकते, बेवकूफ है। ठीक है, क्लोरोफिल ए कर दो बच्चे इसको, पर वो सुपर इम्पोज गलत है बच्चे। सुपर इम्पोज अपने केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, सुपर इम्पोज का मतलब है कि बिल्कुल वो हो गया है, हाँ कंप्लीट ओवरलैपिंग, गलत। देखो यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है किसके लिए, अपना ये पैराग्राफ पढ़ना, जो भी मैंने लिखाया है सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डैमेज मैंने लिखाया है, तो यहाँ पे टर्म यूज किया है फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है कैरोटीनॉइड आपका। वो कैरोटीनॉइड और भी क्या काम करता है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसको क्या कर देता है, उसका एरिया क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगर सिर्फ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता तो वो क्या रह जाता, नैरो रह जाता। तो कैरोटीनॉइड के आ जाने से क्या हो गया कि वो और वाइड रेंज हो गया। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये पार्ट देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो क्या कहते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको थोड़ा सा और नीचे लेने आ चाहिए था, कि ये दोनों के दोनों जो क्लोरोफिल ए एंड बी है ये एब्जॉर्ब नहीं करते इस रीजन पे, इस रीजन पे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। दैट मीन्स कि इसका जो वो है स्पेक्ट्रम है वो क्या हो गया, नैरो हो गया। मतलब कुछ ही लाइट को बेसिकली फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। पर कैरोटीनॉइड के आ जाने से क्या है, ये पूरा का पूरा रेंज क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है फॉर द फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ो। तो बच्चे ये अभी नहीं पूछे गए हैं पिछले कुछ टाइम से, ध्यान में रखना है इनको। आपको ये ओवरलैप जो क्लोरोफिल ए का है ये ध्यान में रखना, एनसीईआरटी ने स्पेशली मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए के साथ ये कंपैरिजन किया गया है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ओके। क्या टाइम हो गया? क्या बहुत हंसी आ रही है? टाइम हो गया? सर आए तुम्हारे? चलते, चलो कोई नहीं, जो बेसिक्स थे बच्चे वो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। ये मैंने लिखाया कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है दैट विल बी मैक्सिमम इन ब्लू आफ्टर दैट रेड, एंड द एक्शन स्पेक्ट्रा इज मैक्सिमम इन रेड आफ्टर दैट ब्लू। लिखा है कि नहीं? तो ये बेसिक खत्म हो गए, इसके बाद सीधे हमें लाइट रिएक्शन में पहुंचना है। बस लिख दो बच्चे से, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसके रिस्पेक्ट में दिया गया हुआ है यहाँ पे, क्लोरोफिल ए। तो वो ब्लू देन रेड, मैक्स कहाँ पे होगा, ब्लू पे। और एक्शन स्पेक्ट्रा और ऑफ फोटोसिंथेसिस, ध्यान में रखना ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का। कभी भी पिगमेंट का एक्शन स्पेक्ट्रा नहीं होता, किसका होता, प्रोसेस का होता। दैट विल बी रेड एंड ब्लू। रेड में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल को छोड़ के बहुत और सारे भी पिगमेंट हैं।
तो चलो थोड़ा सा खत्म हुआ उसमें से बहुत, ये बेसिक था बेसिकली। अब इसके बाद स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, पूरा का पूरा होगा तो कुछ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं, जो चीज़ें समझानी थी वो हमने आपको यहाँ से डिलीवर कर दिया। तो होप सो कल हम दोनों पार्ट खत्म करेंगे। कौन कौन से? लाइट एंड डार्क रिएक्शन। एंड द कमिंग लेक्चर जो होगा डार्क रिएक्शन के बाद, अच्छा डार्क रिएक्शन में बच्चे 3 हैं एक्चुअली, तो माइट भी चांसेस कि C4 तक हम फिनिश कर ले जाएंगे। कैंप है नहीं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही नाम निकल के लेके निकल जाना है। उसके बाद एक और टॉपिक बचता है क्या? फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वो होगा वेंसडे वाले लेक्चर में, ठीक है? तो मतलब कि आपका फोटोसिंथेसिस वेंसडे को ओवर हो जाएगा। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है?